Good morning, everybody. Good morning once again in the second lecture of the physical world. So, without wasting a time, let's start the chapter. And one very important thing, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके रख लो यार, बार बार बताना पड़ता है। चल शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? आज का पहला सवाल। शुरुआत यहीं से होती है बेटा हमारी कि फिजिक्स क्या है। यार फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, भौतिक शास्त्र कहते हैं, ठीक है, मान लिया। यू नो व्हाट, हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली सब्जेक्ट है क्या चीज़, किस सिलसिले में स्टडी करने वाले हैं। हमने बात की थी कि केमिस्ट्री है तो केमिकल्स की बात होगी, बायोलॉजी है तो ऑब्वियसली जीव शास्त्र जिसको कहते हैं बायो की बात होती है। ये फिजिक्स ज़रा हटके है। चलिए देखते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्यूसिस, और फ्यूसिस का इंग्लिश में अनुवाद होता है ऑब्वियसली नेचर। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन नहीं, ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, और उसमें से फिजिक्स ये वर्ड निकल के आता है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नेचर। हम लोग नेचर की स्टडी करने वाले हैं, और संस्कृत में इसका नाम होता है भौतिक, भौतिकी। ठीक है, भौतिकी, दैट इज इट इज यूज्ड टू रेफर द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, यानी जिसको कहते हैं ना भौतिक शास्त्र। वो भौतिक शास्त्र मतलब क्या है, वो यही है, भौतिकी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, भौतिकी और भौतिक शास्त्र क्या ये एक ही है? एक्चुअली देखा जाए तो यार वर्ड वाइज देखेंगे तो भौतिकी ये संस्कृत में अनुवाद है फिजिक्स का, और भौतिक शास्त्र ये सब्जेक्ट का नाम दे दिया, फिजिक्स, राइट। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। आप फिजिक्स को ऐसे डिफाइन नहीं कर पाओगे, एक्चुअली ये डेफिनेशंस नहीं है। हाँ, स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमिना ऑकर इन द नेचर, ऐसी भाषा आप लिख सकते हो रिगार्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। Physics is basic discipline in the category of natural science, which also include other disciplines like chemistry and biology। भाई साइंस में जैसे तीन सब्जेक्ट का एक डिसिप्लिन हमको समझ में आता है, जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और एक ऑब्वियसली फिजिक्स है। तो हम लोग इसमें से फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में। फिजिक्स कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन अ डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। आप नेचर को स्टडी करिए, नेचर को एनालाइज करिए, और उसे अलग अलग फिनोमिनास को जो है ना प्रेजेंट करिए। प्रेजेंट करिए इन द सेंस आने वाली जनरेशन को समझाने के लिए। देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन अ फिजिक्स। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है यूनिफिकेशन और एक रिडक्शन होता है। यूनिफिकेशन क्या है? अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ के समझाने की कोशिश करना है। और रिडक्शन यानी मैं कह सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कितनी आसान तरीके से समझा सकते हैं वो हमें सोचना होता है। यूनिफिकेशन, in a unification the efforts is to be seen the physical world as a manifestation of some universal law in a different domains and the condition। इस नेचर में, इस दुनिया में, इस कायनात में जितनी चीज़ें बनी हैं सब में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कोई ना कोई लॉ छुपा हुआ है। उसको समझना, उसे ढूंढना, उसे लिखना, और उसे आने वाली जनरेशन को समझाना। एग्जाम्पल के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने लिखा था कि भाई एप्पल गिरा तो क्यों गिरा, तो एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 आर स्क्वायर। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, केप्लर ने 3 लॉ लिखे उसके ऊपर कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कैसा होता है, या अर्थ अराउंड द सन कैसे घूमती है, ये सब चीज़ें हमने देखी। रिडक्शन क्या होता है? इन अ रिडक्शनिज्म द एफर्ट is to be derived the properties of a bigger, more complex system from the properties of its a constituent simpler part। यानी कोई चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसे आप कितना आसान बना के, आसान भाषा में उसे डिज़ाइन करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसका मैनिफेस्टेशन इस तरह से होना चाहिए कि हाँ भाई, ये एक स्टूडेंट 11th का जैसा स्टूडेंट है जो 10वीं से अभी भी निकल के आया है। 10वीं में उसने क्या देखा? ग्रेविटेशन नाम का पहला चैप्टर देखा, तो उसको एटलीस्ट आइडिया है कि हाँ एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 आर स्क्वायर, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। अब उसके आगे की जो लेवल है, जैसे हम लोग एंट्रांस पढ़ रहे हैं, नीट और JEE के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको समझने की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग इन लेक्चर्स के जरिए। तो उन मेथड्स को समझने के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको ये फिजिकल वर्ल्ड से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट कितने भी बड़े हो, थेरी जो कोई भी हो, उसे हम लोगों को कितना आसान भाषा में बनाना है और कितने आसान तरीके से समझाना होता है। लाइक एज अ टीचर मुझे वो, मेरा वो टास्क है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको आसान से आसान भाषाओं में इस थेरीज को रिडक्शन करके, छोटा करके आपको दिखाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ी ब्रांच है, जो एक बल्क की ब्रांच कहेंगे। बल्क सिस्टम इन टर्म ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी,
जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टडी में आती हैं, एक्सेट्रा। सिमिलरली सब्जेक्ट लाइक काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिर इंटरप्रेटेड दिस क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बल्क सिस्टम। बड़ी बड़ी सिस्टम्स को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो थेरीज लाइक स्टैटिस्टिक का स्टडी करना है आपको, मैकेनिक्स का स्टडी करना है, तो ये सब कुछ भी इस रिडक्शनिज्म में आ जाता है। एक जनरल एमसीक्यूज देख रहे हैं। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर, ओके। उसके बाद बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल लॉज होते हैं। उसके बाद फिजिक्स इज वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ डैश साइंस, ऑब्वियसली नेचुरल साइंस। यानी निसर्ग का स्टडी करने जा रहे हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स क्या है, क्या स्कोप है इसका, क्या एक्साइटमेंट है इसमें, लेट्स सी। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स करने वाले कर चुके, ऑब्जर्वेशन भी दे चुके, अब उनके ऑब्जर्वेशन को, उनकी थेरीज को आपको समझना होता है। एक एक्सपेरिमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस वक्त में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है ना। आपने शायद इसके बारे में कहीं पढ़ा हो, नहीं, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में कहीं, 9th स्टैंडर्ड में कहीं इसका थोड़ा सा जिक्र है, वो भी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसे डिटेल में नहीं है। 8वीं कक्षा के साइंस में है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर ये पॉइंट, और इसको ज़रा अगर हम ढंग से पढ़ेंगे लाइक, तो उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी फिलहाल वो वक्त नहीं है हमारा, इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स ऑफ द फिजिक्स, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, होता है माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक क्या है, इंक्लूड फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। बड़ी बड़ी बातें, ये प्लैनेट, वो प्लैनेट, इसका मोशन, उसका मोशन, इसका ग्रहण, उसका ग्रहण, ये सब चीज़ों का स्टडी होता है यार। बड़े लेवल की बातें हो रही है, हाई स्केल लेवल की बातें। और एक माइक्रोस्कोपिक होता है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्वियसली नाम में लिखा है, माइक्रो यानी क्या, छोटा, लाइक कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लाई, एटम्स एंड न्यूक्लाई का स्टडी करिए, है ना, कितना आसान है। क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। बच्चों एक चीज़ और है, 1900 से पहले जितना फिजिक्स हम लोगों के पास में अवेलेबल है ना, उसे हम लोग क्लासिकल के नाम से पहचानते हैं कि हाँ वो पुराना फिजिक्स है, लाइक दैट। एक्चुअली ऐसा कहना गलत है, पुराना फिजिक्स या नया फिजिक्स कुछ नहीं रहता, फिजिक्स फिजिक्स है। हाँ, लेकिन दो ब्रांच पक्के में है, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स और ऑब्वियसली एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। तो पुराना फिजिक्स यानी मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, ऑप्टिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का जो जन्म हुआ है ना, वो बहुत पहले हो गया था, तो वो हो गया क्लासिकल के पार्ट्स। मॉडर्न फिजिक्स में आज की टेक्नोलॉजी आती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये सब चीज़ें आती है। मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ऑन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इज कंसर्न विद द मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ particles, rigid and deformable bodies and general systems of the particle का स्टडी करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसका मैकेनिक्स जो है ना, उसकी बुनियाद ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से शुरू हुई है। तो वहाँ से आगे हम लोग जब जाते हैं तो हमें लाइक डायनामिक्स की स्टडी होती है, लाइक काइनेमेटिक्स की स्टडी होती है, ये सब चीज़ें हम लोग के सिलेबस का एक पार्ट होता है। चिड़िया की चूचू का आवाज़ भी आप तक पहुँच रहा होगा शायद। एग्जाम्पल, द propulsion of the rocket by the jet of ejecting gases। जब रॉकेट उड़ता है तो उसका मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा है, उसको समझा है, एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी आप लोगों ने टीवी पे, टेलीविजन पे देखा रहेगा। प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन एयर, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बेंट रॉड अंडर द लोड एक्सेट्रा आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैकेनिक्स। इससे रिलेटेड हम लोग को स्टडी होती है, एनालिसिस होता है हम लोगों का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, बोथ द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द चार्ज एज वेल एज मैग्नेटिक बॉडीज। मैग्नेट की बॉडी से रिलेटेड दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैग्नेटिज्म। और ऐसा है कि भाई विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी नहीं बनेगा, विदाउट मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बनने वाला। सो इट्स बेसिकली लॉज वेयर गिवन बाय कूलम, ओरियस्टेड, एम्पियर, फैराडे एंड इनकैप्सुलेटेड बाय द मैक्सवेल इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशंस। तो मैक्सवेल ने इन सबको एक जगह पे लाया, हालांकि कूलम ने अलग लिखा था, ओरियस्टेड ने कुछ अलग लिखा, एम्पियर ने अलग लिखा, फैराडेज ने अलग लिखा, उसके बाद लेंस भी आए थे, उन्होंने अलग लिखा था। इन्होंने सबने एक जगह पे मैक्सवेल के एक इक्वेशन में मैक्सवेल ने सबको सेट कर दिया। ये सब चीज़ें हम लोगों को आगे आने वाले समय में देखनी है। द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द वर्किंग ऑफ द एंटीना,
पुराने जमाने के टीवी थे यार, टीवी सेट्स में देखा होगा, एंटीना घुमाते थे, हाँ भाई आया आया गया गया, वो वाली सिस्टम थी। तो वो उस जमाने के लिए नया था, लेकिन आज के लिए तो बस आज तक तो फाइबर ऑप्टिक्स फैल गई इधर उधर, अब तो नेट की स्पीड भी उतनी जोरों से है, अब तो सब छोड़ दो यार। प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, एफएम रेडियो शायद ही कोई सुनता होगा, लेकिन है, एफएम रेडियो भी काम करता है, ऑल इंडिया रेडियो भी वर्क कर रहा है, आयोनोस्फीयर के अंदर ये सब काम करते हैं। आर प्रॉब्लम्स ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आने वाली घटनाएं हैं, अंदर आने वाली चीजें हैं, और इनका हम लोगों को एनालिसिस अध्ययन करना होता है इस सब्जेक्ट के अंदर। एग्जाम्पल, ऑप्टिक्स डील्स विद द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट, लाइट का स्टडी करिए, लेंसेज का, मिरर का, वो उसमें से थोड़ा सा पार्ट आप लोगों का 9th-10th में हो गया है। कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कलर एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म एक्सेट्रा आर द टॉपिक्स इन दी ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द मैकेनिज्म मैकेनिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ द बॉडीज एज अ होल। वेल, कुछ सिंपल एमसीक्यू आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, आप लोग एमसीक्यू कवर करिए, तब तक 1 मिनट में आता हूँ। भाई चिड़िया का चूचू करना जरा ज्यादा तकलीफ दे रहा था हमको। वेल, सिंपल सा सवाल है स्क्रीन के ऊपर, मैकेनिक्स डील्स विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड डैश लॉज विच आर कंसर्न विद द मोशन, ग्रेविटेशन की बात कर रही है, राइट। आगे, डैश इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर एफिशिएंसीज आर स्टडीड, थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है। सब डिसिप्लिन्स ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स के टाइप्स पढ़ने हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिक्स? एस्ट्रोफिजिक्स बड़ी ब्रांच है, सैटेलाइट्स के जो कंसेप्ट है ना, प्लैनेट्स के कंसेप्ट है ना, उसमें आता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इन आवर यूनिवर्स, पूरी दुनिया का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, चांद तारे, ये मंगल ग्रह वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, राइट। दिस इंक्लूड द ल्यूमिनोसिटी, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन, डेंसिटीज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, सारी ग्रहों के बारे में, उनकी चमक कैसे है, उनका तापमान कितना है, वहाँ पे कौन सा केमिकल पाया जाता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, हवा कैसी है, कंपोजिशन कैसे बनाया गया, ऑब्वियसली डेंसिटी वहाँ की कैसी है, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की इस ब्रांच में आती है जिसका नाम एस्ट्रोफिजिक्स है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, माइक्रो लेवल पे आती है। दिस ब्रांच इज फोकस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बीच की थेरीज है। रुदरफोर्ड का जितना उसने हम लोग को सिलेबस दिया है, जितना जे जे थॉमसन ने दिया है, वो सब स्टडी करना होता है इसके अंदर। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल फिनोमिनास को स्टडी करना होता है, डायइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, तो मैं कहूँ कि बैड कंडक्टर, ना ही मैं कहूँ गुड कंडक्टर, बीच की एक स्थिति होती है, उसे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा गया हम लोग। और इलास्टिक मटेरियल की स्टडी करनी होती है। तो हमको चैप्टर्स होते हैं लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ऐसे कुछ चैप्टर देखने को मिलेंगे। द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सच एज इलेक्ट्रिकल, डायइलेक्ट्रिक, इलास्टिक, थर्मल प्रॉपर्टी एंड देयर अंडरस्टैंडिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ द फिजिक्स, हमें कुछ लॉज पढ़ने होते हैं। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, फोकस मेनली ऑन द होल यूनिवर्स, द स्ट्रक्चर एंड हाउ टू इवोल्यूशन स्टार्टेड, यानी कॉस्मोलॉजी में ये समझा जाता है कि इंसान की निर्मिति कब हुई, इस प्लैनेट की निर्मिति कब हुई, यहाँ पानी कैसे बना, कब बना, यहाँ हवा कब आई, यहाँ पे सन की रेज कैसे आनी शुरू हुई, ये सारी चीज़ों का प्रिडिक्शन करना, एनालिसिस करना। गोइंग टू ऑकर इन यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स में होने वाला है, क्या हो चुका है, इसका एनालिसिस करना। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, ब्रांच ऐसी फिजिक्स की जो अटेम्प्ट करें प्रॉपर्टीज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स लाइक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स। बेसिक लेवल है यार एक। अब स्टैटिस्टिकल बोलने के बाद मैथमेटिक्स दिमाग में आता है, जैसे कि एक स्टैट्स होता है कि हाँ पहली वेव कोरोना की आई, इतना समय चली, सेकंड वेव आई, इतना चली, थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। क्यों? हमें पता है कि वेव्स आती हैं जाती है तो उसमें तकलीफें कितनी होती है, लॉकडाउन होता है, एक स्टैटिस्टिकल हम लोग को ये पता होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही इन लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टैटिस्टिक का स्टडी करना, अध्ययन करना। Theoretical physics क्या है? The branch attempt to understand the world by making the model of a reality used for rationalizing, explaining and predicting the physical phenomena through the physical theory। भाई theories होती है, जैसे ग्रेविटेशन आप लोगों को इसलिए मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि 10वीं में आपने इसको जरा ढंग से देखा है, पढ़ा है। ग्रेविटेशन की थ्योरी का एनालिसिस आपने किया है,
ऐसे ही लाइट की थ्योरी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी रहेगी, मैग्नेटिज्म का थ्योरी रहेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज होती है, उसको एक्सप्लेन करना, उसको प्रिडिक्ट करना, उस फिनोमिनास को उनको समझना, और इन सारी चीज़ों, इन घटनाओं का स्टडी एक थियोरटिकल फिजिक्स में आ जाता है, एक पूरी थ्योरी बेस्ड जिसको बोलेंगे कि न्यूटन ने लाइट के बारे में क्या लिखा, फिर हाइजीन आया उसने क्या कहा, फिर बाद में ऑब्वियसली मैक्सवेल आए उन्होंने क्या कहा, फिर आइंस्टाइन ने क्या कहा, फिर ऐसे करते करते हर एक की जो थ्योरीज है ना उसको समझना। जियो फिजिक्स, द स्टडी ऑफ द फिजिक्स, एक और ब्रांच है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना, जिसको ज्योग्राफी कहा आप लोगों ने, राइट। फिर थर्मोडायनामिक्स, एक ऐसी स्टडी जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का हमें एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन करके देगा। जैसे कि हमने फ्रिज बनाया, हमने एसी बनाया, हमने इंजन्स बनाए, हमने इंजन के रेडिएटर्स बनाए, तो इंजन कैसे काम करते हैं, उनमें हीट फ्लो कैसे होता है, हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, इन सारी घटनाओं को अच्छे से अध्ययन करना थर्मोडायनेमिक्स में आता है। मैकेनिक्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत बड़ी ब्रांच है ये। फिजिक्स दैट डील विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम और इन मोशन। सिंपल सी बात है, आप साइकिल चलाते हैं, हाँ जी, साइकिल चलाते हैं तो उसके अंदर भी मैकेनिक्स लगा हुआ है हमारा, वहाँ से शुरुआत हो जाएगी, बहुत दूर जाना है मैकेनिक्स में, पूरी डिटेल लेने वाले हैं मैकेनिक्स के साथ में। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू द थ्री ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस मैकेनिक्स की आती है। एक स्टैटिस्टिक्स आता है, एक आता है काइनेमेटिक्स, और ऑफ कोर्स एक आता है डायनेमिक्स। सो लेट्स सी स्टैटिस्टिक क्या है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को एक्ट होने के बाद में उसके अंदर क्या क्या परिस्थितियाँ घटती हैं, एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज़ें आती है, कितना समय लगा, टाइम कितना लगा, ऐसी बातों का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स। The branch of mechanics that deal with the motion of a body without taking the cause of the motion। भाई मोशन का कारण क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, मोशन हुआ है ना, हाँ, फिर v आया वेलोसिटी, फिर फाइनल वेलोसिटी आई, इनिशियल वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन आया, टाइम आया, डिस्टेंस आया, डिस्प्लेसमेंट आया, तीन बेहतरीन इक्वेशन आई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसी जो चीज़ें आपने बेसिकली 9th-10th में पढ़ी हुई है, उन चीज़ों का और अच्छे लेवल पे अध्ययन करना काइनेमेटिक्स के अंदर होता है। और डायनेमिक्स जो होता है, जहाँ पे हम लोगों को मोशन क्यों हुआ उसका कॉज समझना होता है। मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी बाय कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, क्यों घड़ी घटना, मैकेनिक्स रीजन था, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स उसके पीछे रीजन था, थर्मोडायनेमिक्स रीजन था, जो भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों का एनालिसिस करना डायनेमिक्स के अंदर होता है। फिर होता है एक और ब्रांच, अप्लाइड फिजिक्स, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऐसी है that deals with the application and exploitation of the physical laws to make useful devices। यानी अप्लाइड फिजिक्स यानी नथिंग बट आज की तारीख में हम लोग जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं कहूँ कि हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोगों ने लाइट्स बना लिए, पंखे बना लिए, कूलर बनाया, हमने एसी बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया, ये आज के एप्लीकेशंस है। आज वो एप्लीकेशंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो लॉज लिखने वाले लिख के चले गए। तो भाई कभी इन्होंने भी कहा था, क्या नाम था उनका, ग्राम बेल, कि सारी दुनिया उंगलियों पे नाचेगी। आज तो सच्चाई दिख रही है। उस ज़माने में लोगों ने हंसी पे उड़ा दिया था, लेकिन आज तो सभी के पास मोबाइल है, सभी को पता है मोबाइल क्या डिवाइस होता है, कैसे काम करता है, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आई नो थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़रा फटाफट निपटाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त में। बेसिक कुछ एमसीक्यूज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये पेपर में नहीं आते इस तरह के सवाल, इसलिए मैं इन्हें ज़रा स्किप करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड द मॉडल्स। हाइपोथेसिस क्या होता है? एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हर चीज़ इस दुनिया की मैथ्स और फिजिक्स के भरोसे पे प्रूफ नहीं हो सकती भाई, ये बड़ा ही पेचीदा सा कंसेप्ट है। सारी दुनिया में घटने वाली घटनाएं हम लोग फिजिक्स और मैथ्स के माध्यम से प्रूफ कर पाएंगे ऐसा नहीं होता है, ये बात याद रखना। Physics and mathematics are based on the assumptions, each of which is a variously called as hypothesis or axiom or postulate। क्या है ये? देखिए, नेल बोर्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मोशन को लेकर, इलेक्ट्रॉन को समझने की तरीके को लेकर एक नहीं एक्चुअली 3 एजम्पशन लिखे थे कि उनको लगता था कि इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं क्यों। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है,
और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने आपको एक ही बताया, ऐसे तीन और दो और पॉस्टुलेट है, मतलब कुल मिला के तीन। तो ये पॉस्टुलेट क्यों लिखा उन्होंने इसको एज्यूम किया था। वो लॉ लिख सकते थे बट उनको पता था कि शायद कल चल के इसमें कोई अपडेट हो जाएगा, कोई और आएगा बोलेगा यार ये ऐसा नहीं चाहिए था, ये तो ऐसा होना चाहिए था, तो फिर बेइज्जती तो उन्होंने उसको लॉ नहीं लिखा, लेकिन न्यूटन को पता था कि यार ये चीज बदल नहीं सकती, उसने उसको लॉ लिखा, है ना। तो कुछ चीजें हाइपोथेसिस के भरोसे चलती है, एजम्पशन के भरोसे चलती है। हर चीज मैं मैथमेटिकली और थियोरेटिकली प्रूफ कर दूंगा ऐसा जरूरी नहीं होता ना। तो कुछ चीजें प्रूफ नहीं हो पाई या कुछ चीजें उस वक्त में इनकम्प्लीट रहेगी, तो जब उन्होंने लिखा इन लोगों ने तो उसे हाइपोथेसिस का टाइटल दिया, एक्सियोम का टाइटल दिया, उसे पोस्टुलेट का टाइटल दिया। ठीक है, तो उन लोगों की वो थेरिया आज अपडेट होके हम लोगों को एप्लीकेशन में मदद कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और एग्जाम्पल, द यूनिवर्सल लॉ of gravitation proposed by Newton is an assumption or hypothesis which he proposed out of his ingenuity। मतलब उसने जो लिखा उस वक्त में, लाइक कैपिटल जी उसको पता नहीं था खुद को, या स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 आएगी उसे इसका भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का जो कांस्टेंट वैल्यू था वो बाद में डिस्कवर हुआ ना, राइट। तो टॉर्शनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट किया गया 1798 की बात है ये, 1798, यस 1798 में कैपिटल जी लिखा गया था। कैपिटल जी न्यूटन ने नहीं लिखा, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज बाय न्यूटन, उन्होंने प्रपोज किया, उसे लिखा, बट एक एजम्पशन के तरीके पे लिखा था, हाइपोथेसिस के नाम से। और बाद में चल के उसको एक लॉ का फॉर्म मिला था। स्टार्टिंग में उनको लगता था ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग कहते नहीं कि यार मुझे लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा ज़रूरी नहीं रहता ना, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। बाद में उसको एक लॉ का फॉर्म मिला, राइट। हेनरी कैवेंडिश ने उस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया, मैं ये कह सकता हूँ, या उस लॉ को पूरा किया। न्यूटन ने लिख के गए, ठीक है, लेकिन न्यूटन इनकम्प्लीट थे, हेनरी कैवेंडिश ने आके उसे कंप्लीट किया है। ये मैं कह सकता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से भी, ये ऐसा ही है। Example, before him there was a several observation experiments and data on the motion of the planet around the sun, motion of moon around the earth, pendulum and freely falling bodies on the earth। उनसे पहले भी कई लोगों ने इन बातों को एक्सप्लेन किया था। यार देख, न्यूटन से पहले वाले की अगर हम लोग बात करें ना, कॉपरनिकस, गैलीलियो, थालेस और क्या नाम थे उनके, अरिस्टोटाइल, ये जो लोग थे ना, इन्होंने भी मोशन को समझने की काफ़ी बेहतर कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उसे जिस ढंग से लिखा था, एज अ हाइपोथेसिस नहीं बोल सकते उसे हम लोग, या एज अ लॉ नहीं बोल सकते। लॉ न्यूटन को लेकर ही फेमस हुआ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही फेमस हुआ, राइट। तो ये लोग पहले कंप्लीट कर गए थे, बट वो इनकम्प्लीट डेटा था, इनकम्प्लीट एनालिसिस थी वो, लेकिन बाद में उसे कंप्लीट किया गया। हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज अ ट्रू। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, मैं नहीं जानता कि ये सच्चाई है या नहीं है। इस घटना में कोई भी घटनाक्रम अगर बनता है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा विधान करना जिसपे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, यार मुझे लगता है कि ऐसा होगा बट मैं नहीं जानता कि ये सच्चाई है इसमें या नहीं है, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, उसे हाइपोथेसिस लिखते हैं। It would not be fair to ask anybody to prove the universal law of gravitation because it cannot be proved। ये प्रूव नहीं कर सकेंगे आप, राइट। इसको आप ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है कि आप उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए कहें, नहीं। इट कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटेंशिएटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। आप इसे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के तरीके से समझा सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, और उसके बाद इसका एनालिसिस जो है दुनिया के सामने रख सकते हो। एक्सियोम, एन एक्सियोम इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। एक्सियोम का मतलब होता है कि हाँ ये सच्चाई है, ये कंफर्म हो गया, ये फाइनल हो गया। और अब मॉडल यानी थ्योरी इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। यानी पहले क्या किया आपने, हाइपोथेसिस बनाया, एजम्पशन बनाया, फिर उसके ऊपर मैथमेटिकली प्रूफ निकाले, फिर उसे कहा कि ये सच्चाई है यार, ये करेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए इस दुनिया के अंदर, रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, रिगार्डिंग टू प्रोटॉन, रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशनल कोई प्लैनेट्स,
या कोई और मशीनरी, कोई भी चीज़ है, उससे रिलेटेड एक कंफर्म, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट डेटा, हाँ ये कंफर्म है, ये नहीं बदल सकते आप इसको अपोज करके दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ, वो चीज़ है, वो एक्ज्यूम होता है। मॉडल क्या है? मॉडल लाइक अब जो आपने पढ़ लिया, जो कर लिया, जो आपने एज्यूम किया था, आपकी कल्पना थी, उसको आपने मैथमेटिक्स पे उतारा, और अब आप उसका एक मॉडल बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हो कि हाँ यार ये ऐसे दिखाई देगा, जैसे प्लैनेट्स का मोशन करना। अब किसी ने नहीं देखा वहां जाके कि सन कहाँ पर है, मून कहाँ पर है, अर्थ कहाँ है, मास कहाँ दिख रहा है, ये कहीं किसी और फ्रेम में जाके वहां से देखना था तो वो नहीं कर पाए। लेकिन लेकिन क्या है कि आज आपके पास में एक मॉडल बनाने का एक लॉजिक है कि ठीक है, आपने एक बॉल लिया, बीच में अर्थ बना दी, एक बॉल लिया, उसके आजू बाजू में मून घूम रहा है, लाइक एक बॉल बड़ी बनाई, उसमें लाइट लगाया, आप बता देते हैं उसको ये सन है, तो आपने एक मॉडल बना के उसे प्रेजेंट किया। नहीं कि आप साइंस एग्जीबिशंस करते हैं, साइंस एग्जीबिशन में जाते होंगे, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो मॉडल्स बना के उसे उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स बनाते हैं। तो थेरीज को पहले पहले कल्पनाएं होती हैं, उसे उसे समझना होता है, उसे लिखना होता है, उसका मैथ्स बनाना होता है, फिर उसका मॉडल बना के लोगों को समझाना होता है। इस तरह का फिजिकल वर्ड चलता है। कुछ और क्वेश्चन से देख लीजिए बस। ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर वक्त देना नहीं चाहता। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, वेल अभी जितना डेटा है मैं समझता हूँ आज के लेक्चर के लिए इनफ है, और भी डेटा बहुत है, इसको ज़रा शांति से हम लोग दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है, आज यहाँ पे रुकते हैं बेटा, ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और आई रिक्वेस्ट यू कि जितने भी लेक्चर मैं रोज़ाना अपलोड करते जाऊँ, आप लोग देखते जाइए, क्योंकि अब जैसे भी हमें लोग को टाइम मिलेगा, हम लोग इसको लाइव में लेने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल वक्त ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे टाइम बे टाइम इसे रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ रहा है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द लाइव पे आ जाएंगे हम लोग, तो आप लोग के जो भी सुझाव या फिर सवाल रहें वो कमेंट्स में डाल दिया करिए आप लोग, ठीक है, उसके आंसर मैं दिया करूँगा। बाय बाय।